अच्छा जनाब, अब जो है वो ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ इमरान खान ਜਿਹੜਾ है पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ उसकी जान नहीं छोड़ते पे। कल जो है 10 ईयर्स दिए इन्होंने साइफर केस में इमरान खान को। अच्छा आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। आज तोशा खाना में केस में इन्होंने ना सिर्फ इनको इमरान खान साहब को बल्कि इनकी बीवी बुशरा बेगम को भी 14 ईयर्स का जेल टर्म दे दिया है जी। और इनके ऊपर ये भी कहा है कि आप 1.5 बिलियन रुपीस जो है फाइन भी देंगे। और इमरान खान साहब को कहा है कि 10 साल तक आप पब्लिक ऑफिस में नहीं आ सकते। यानी कि मतलब है 10 साल तक है, बट बेचारा बंदा बिल्कुल ही बुढ़ा ते बाबा हो जाएगा, फिर इसने इलेक्शन कितने लड़ने। तो ये इनका सारा जी प्लान है, प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। आज जो है बड़े अरसे से आपको पता ही है कि बुशरा बीबी को ये बुलाते थी अदालत, और बुशरा बीबी जो थी वो नहीं आ सकती थी। तो आज उन्होंने बुशरा बीबी की स्टेटमेंट जो है वो आई है अंडर सेक्शन 342, जिसमें कि उन्होंने जो है अपना बयान रिकॉर्ड किया। इमरान खान साहब ने कहा जी कि मेरी बीवी बुशरा बीबी का कोई भी ताल्लुक इस चीज के साथ नहीं है, शी इज गॉट नथिंग टू डू विद इट। उसको क्यों कोर्ट में आपने बुलाया है? लेकिन नैब जो था उसने एक रेफरेंस डाला था कि इन्होंने दोनों मियां बीवी ने ग्राफ ज्वेलरी का एक सेट, जिसके के अंदर नेकलेस, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट और रिंग थी वर्थ 1.57 बिलियन। लेकिन इसकी जो कीमत जो इन्होंने दी थी वो 9 मिलियन रुपीस दी थी, जो फिक्स की थी एक प्राइवेट फर्म ने। तो उस सिलसिले में इनको जो है ये तोशा खाना में से लेने के लिए चीज़ें हम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक घड़ी भी इन्होंने ली थी। बैरिस्टर गौहर खान जो है उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई क्रूअल किस्म का डिसीजन है और ऐसे पास्ट में कभी भी नहीं किया गया, और खामखा एक लीडर को खुश करने के लिए इनको जो है सजाएं दी जा रही हैं, और बुशरा बीबी का तो इस चीज़ के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि इसका हम जो हाई कोर्ट है उसके अंदर अपील करेंगे। इसके अलावा आज बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की वाइफ हैं, इनको अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है तोशाखाना केस में, और इनका जो बनी गाला वाला रेजिडेंस है उसको सब जेल जो है बनाने का हुक्म दिया गया है। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। कल का जनाब जो आया था डिसीजन साइफर केस का, उसके ऊपर आज बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी जो है वो साइफर केस में दी है, ओपिनियन दी है। बैरिस्टर अली जफर जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये मिस ट्रायल है, इसको ट्रायल नहीं कह सकते, कि जो छुप के ढक के एक अडयाला जेल में किया गया है, लोगों के सामने जब पूरी बात ही नहीं आ रही है तो कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो ये सिर्फ जो है मिस ट्रायल नहीं है, बल्कि जस्टिस सिस्टम का फ्रॉड है जो कि कल किया गया है। लॉयर्स जो हैं उनको इजाजत ही नहीं दी गई कि वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के बिहाफ के पर उनके बात कर सकते, बल्कि उनके लॉयर्स को पीछे करके दूसरे लॉयर्स को सामने लाया गया और उनको कहा जो कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है कि तुम उनके ऊपर बिहाफ पे बोलो। वो उनके जब क्लाइंट ही नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ये सिर्फ आपने जस्टिस को खराब नहीं किया, आपने जस्टिस को डैमेज किया, बैरिस्टर अली जफर ने कहा। और उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी है, लेकिन जो वर्डिक्ट है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बासिल नबी मलिक ने भी कहा है कि ये बिल्कुल इसकी कोई हैसियत नहीं है ये डिसीजन की जो कल दिया गया है, और ये तो सारे जो ट्रायल्स होते हैं उसके अंदर जो है फेयरनेस देखी जाती है और अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं अगले बंदे को कि वो अपनी इनोसेंस जो है प्रूव करे। लेकिन ये जिस तरह से ट्रायल हुआ है उसमें बड़े सीरियस क्वेश्चंस ऑफ ओपननेस ऑफ और ट्रांसपेरेंसी सामने आती है। ये बहुत ही गलत किस्म की चीज है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये जो इन्होंने जो स्टेट काउंसिल्स इनके अपॉइंट कर दिए थे, जबकि उनकी अपनी खुद की लीगल टीम थी कुरैशी और खान साहब की, ये बहुत बड़ी ये मेजर डिस्क्रिपेंसी है। ऐसे जस्टिस जो है वो नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी बात है कि जिस स्पीड के ऊपर ये जो हैं सारे के सारे मामलात चलाए गए हैं आगे, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। तो आज इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट्स ने बात की। अच्छा, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक मेरा इंटरव्यू है साबिर शाकिर साहब के साथ, वो आप आज ज़रूर देखें। बड़ा ही आई ओपनर है वो। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे रेवलेशंस किए हैं, और ये जो साइफर का केस की पूरी उन्होंने डिटेल बताई है कि साइफर केस था क्या, हुआ क्या, मिस ट्रायल कैसे हुई, और ये कैसे सारा मामला जो है ये बिल्कुल इट विल फॉल फ्लैट जिस वक्त ये हाई कोर्ट पे या सुपीरियर कोर्ट्स में जाएगा। वो आप सुने, बहुत सारी अंदर की बातें भी उन्होंने बताई हैं बिल्कुल इसी सिलसिले की, तो वो आपको जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। ब्लूमबर्ग ने जी एक सर्वे किया है पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको कौन जो है उस में से निकाल सकता है, इमरान खान, नवाज शरीफ साहब या कि बीबी जरदारी। तो उसमें जो ओवरवेलमिंग नंबर हैं और जो 12 जो टॉप ट्रेडर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं जी कि उन सब ने
इमरान खान का नाम लिया कि सिर्फ वो जिसको कि अब डिस्क्वालीफाई आपने कर दिया है पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से, लेकिन वो मोस्ट फेवर्ड लीडर है, उसकी लोग बात सुनेंगे, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और दुनिया भी उसके ऊपर ट्रस्ट करेगी और वो ही इस मुल्क को जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल सकता है इन द लॉन्ग टर्म। इसके बाद जो नंबर 2 पे जिस लीडर का नाम आया वो था नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब इसलिए ये सब कुछ कर सकेंगे क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है। बीबी जरदारी वॉज अ डिस्टेंट थर्ड। उसमें लोगों ने कहा जी कि अब हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल मानते नहीं है और हम इनको नहीं चाहते कि अब ये आए, और लेकिन लोग जो हैं वो बड़े खफा हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग का ये सर्वे बड़े ही डिसइल्यूजन है क्योंकि इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया गया है कि ये जो अपकमिंग फरवरी 8 के इलेक्शंस हैं ये आप नहीं लड़ सकते। इमरान खान साहब ने जी आज फाइल की है अपील सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनको जो है वो कहा गया है कि आप इनएलिजिबल हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम लाहौर एंड मियाँ वाली, और इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो जो 2 NA की नेशनल असेंबली की यानी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं लाहौर NA 122 और मियाँ वाली NA 89 उससे रिजेक्ट किया गया है। जब इनका पेपर्स गए थे रिटर्निंग ऑफिसर के पास तो उसने इनको रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है जी कि इनसे पूछें कि इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया है। RO ने कहा जी कि आप एक कन्विक्टेड मुजरिम हैं तो इसलिए मैं आपके पेपर्स जो है वो रिजेक्ट करता हूं। ये शिकायत जो थी PMLN के लीडर मियां नासिर ने रेज़ की थी और उन्होंने कहा था कि खान साहब 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई किए गए हैं तोशाखाना में, हालांकि इसको रिजेक्ट किया गया था लेकिन फिर भी इनको आप करें। उसके ऊपर जो RO ने ये डिसीजन लिया। खान साहब जो हैं अब उन्होंने फाइल की है प्ली लाहौर हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट, जब की थी तो ये कोर्ट ने टर्न डाउन कर दी थी और RO का डिसीजन जो था अपहोल्ड किया था। तो अब खान साहब ने कहा है कि मैं ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहा हूँ, तो इसीलिए उन्होंने अपील जो है वहाँ पे फाइल की है। पोलिंग प्रोसेस जो है जी वो पोस्टपोन किया गया है। नेशनल असेंबली की जो 2 सीटें हैं NA 8 और KP में PK 22 ECP ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है रेहान ज़ेब खान उसका बड़ी बेरहमी से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है जब वो अपने इलेक्शन कैंपेन पे था। ये जो वायलेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ख़ास तौर पे KP में और बलूचिस्तान में, और बिल्कुल जो है सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से फेल हो गई हैं, उसको बिल्कुल इसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। ये टारगेटेड किलिंग्स जो हैं ये सिक्योरिटी कंसर्न्स इन्होंने पैदा किए हैं फॉर 128 मिलियन वोटर्स जो हैं पाकिस्तान, उनके लिए और कंटेस्टेंट्स के लिए भी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रेहान ज़ेब खान जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे थे इन 2 इलाकों से और उसके लिए इलेक्शन कैंपेन में थे बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट में जब उनको गोली मार के मार दिया गया, और वो ठहरे हुए थे सादिकाबाद फाटक बाज़ार के अंदर। तो जनाब उस बेचारे जवान बच्चे को मार दिया गया। अगर आपने तस्वीरें उसकी तो ज़रूर देखी होंगी सोशल मीडिया पे, इट्स वेरी वेरी सैड। पर जी आज जो पाक आर्मी है उसने कहा है जी कि कुछ भी हो जाए इस मुल्क में इलेक्शंस जो हैं वो हर हाल में फरवरी 8 को होंगे। आज ये जो 262nd कॉर्प्स कमांडर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी GHQ रावलपिंडी में, उसकी जो है प्रिजाइड उसको कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, और वो उन्होंने सारा कुछ डिस्कस कर रहे थे कि जो पाक आर्मी को के अफसरों को डिप्लॉय किया जाएगा ECP के कहने पे टू कंडक्ट पीसफुल पोल्स, उस सिलसिले में। और उन्होंने सारी जो है वो परफॉर्मेंस देखी कि कैसे ये चलेगा, कहाँ कहाँ मिलिट्री को डिप्लॉय किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कौन कौन सी ज़्यादा जो है हिफाजत मानती है। उन्होंने कहा जी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इसको पूरा करने के लिए आर्मी ECP के साथ खड़ी हुई है और किसी किस्म का वायलेंस जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी के नाम पे वो बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा, और ये जो सारा कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम को सेबोटाज करने की कोशिश की जा रही है उसको भी आर्मी जो है वो एंडोर्स नहीं करती। हम इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। खुश हो भाईजान तुसी? हाँ जी। कितने खुश हो दसो मैनू? मेरे जनरल साहब ने कह दिया तो कह दिया बस। अच्छा जी, सलाम करो फिर तुसी जनरल साहब नु। हेलो जी, वाह जी वाह। आमिर तुमने सलाम दिखाया नहीं है। माजिद भाई ने सलाम ठोका। ठीक है जी, माजिद भाई ने सलाम ठोका। माजिद भाई एक दफा और सलाम है। वाह जी वाह। देखो जी, देखो देखो जनरल साहब तानू सलाम पाकिस्तान दे विच एटलीस्ट कोई एक बंदा ते है जेड़ा तानू सलाम कर रहा है। ऑलवेज बिहाइंड यू गाइस, ऑलवेज। पिंडी बॉयज के पीछे हैं आप। That's not very nice to give them any name. पिंडी बॉयज, पाक फौज। पाजी पिंडी में बैठते हैं ना, रावलपिंडी GHQ में ये मीटिंग हुई है पाजी। पिंडी बॉयज ही है ना। That's okay. मुझे पता है कि लोग ये नाम क्यों देते हैं उसको। मेरे दिल के अंदर रहते हैं आप लोग। हाँ जी, सलाम है आपको। बिल्कुल पायन। इन्होंने आसिम मुनीर साहब ने लिफाफा भेजा है, ये अंदर दी खबर है, मैं सिर्फ तुहानू दस रही हूं। अच्छा जी, अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, ये देखो जुल्म देखो जरा पाकिस्तान में, गरीब मुल्क में। मौजूद भाई ये क्या हो रहा है? ये व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? What हो रहा है? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन पाकिस्तान? ये देखो ये क्या हो रहा है?
शुड आई टेल यू व्हाट? यस। ओके, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर टी इंपोर्ट्स 5.53% जंप कर गई हैं जनाब इन द फर्स्ट 6 months ऑफ करंट फिस्कल। और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तानियों का जो चाय के साथ प्यार है वो खत्म नहीं हो रहा। आज ये स्टैट्स जो हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये अपना डाटा दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि ये इंपोर्ट्स जो हैं इंक्रीज की $336.42 मिलियन की ड्यूरिंग जुलाई टू दिसंबर 2023-24 कंपेयर टू 318.798 मिलियन इन जुलाई टू दिसंबर 2022। उन्होंने कहा जी कि ये जुल्म है गरीब कंट्री में जहां पे कि ये टी की इंपोर्ट्स जो हैं वो सर्ज की हैं 9.12% से, एज पाकिस्तान इंपोर्टेड 139,750 टन मेट्रिक tons of tea in this period compared to 128,068 metric tons. इंपोर्ट्स जो थी वो दिसंबर 2023 में ज़रा नीचे हो गई थी 6.8% से 258.869 मिलियन फ्रॉम लास्ट दिसंबर जो कि स्टैंड करती थी 70.759 मिलियन डॉलर्स के ऊपर। लेकिन ये फिर दिसंबर 2023 में जो है उसके बाद से ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल जो फूड ग्रुप इंपोर्ट्स हैं वो फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर जो था ये वाला जुलाई टू दिसंबर 2023-24 इसके अंदर जो है डिक्रीज़ हुआ है बाय 19.48%। तो जहाँ पे फूड ग्रुप के इंपोर्ट्स नीचे आ रहे हैं, चाय के इंपोर्ट्स ऊपर जा रहे हैं। पायन, व्हाट इज़ दिस? ये देखकर माजिद भाई, ये जो आप इतनी ज़्यादा चाय पी रहे हैं ना उसकी वजह से ये पाकिस्तान में अन्नी पड़ी हुई है, इतना जो है ये टी बिल ऊपर चला गया पाकिस्तान का। पूरी दुनिया में जा रहा है, पाकिस्तान नहीं, अकेले। लेकिन आप जो टोरंटो में बैठ के इतनी बेताशा चाय पी रहे हैं ना उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। आप देख ले, आज की मेरी न्यूज़ थी, आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ कि जो मेट्रो स्टोर्स है ना, हाँ जी, जैसे कि हमारे महंगाई कमी है अभी, महंगाई में कोई वो बहुत सस्ता माल बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं जी नेक्स्ट वीक से हम सारी कीमतें बढ़ा रहे हैं जी, लोग बहुत अमीर हो गए हैं। क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर जो दिसंबर 23 को ख़त्म हुआ है उनका, उसमें मेट्रो की जो स्टोर्स एंड उनकी जो ड्रग स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर्स एंड ड्रग स्टोर्स, उन्होंने सिर्फ $228.5 मिलियन बनाया है एक क्वार्टर में। और वो सेल्स जैसे कि यूपीएस ने जो है कुछ बिलियन बनाए थे, 1 बिलियन उन्होंने लूज किया तो उन्होंने बंदे काट देते। कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर उनके पास था 231 मिलियन ओनली इसी टाइप पे। I'm talking about quarter, I'm not talking about for the whole year. ये फोर्थ क्वार्टर है। टोटल सेल्स उनकी हुई है $4.97 बिलियन की, which is up 4.67 बिलियन से, हाँ जी, ऊपर चली गई है। और सेम क्वार्टर में, और सेल्स फॉर फूड वर अप 6.1%। जी, तो ये गरीब हैं लोग बहुत। तो ये जो है ना, ये इनको $2.28 मिलियन इन क्वार्टर क्या होता है, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स में उन्होंने इतना पैसा बनाया, पैसा बनाया। प्राइस रेज कर दो जी। तो अगर पाकिस्तान में चाय की कीमत बढ़ गई है तो क्या हो, इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, चाय की इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं। तो पैसा है लोगों के पास, वो खाए जाएंगे, जितनी मर्जी चाय पिए हैं। हाँ, जितनी मर्जी चाय पिए। आप दोनों की तकलीफें हैं। हम यहाँ कह रहे हैं बैठ के क्यों जेलस हो रहे हैं, उनके वो पीते वो खूब। हाँ जी। अच्छा जनाब, AFP की आज रिपोर्ट है, और इंडिया के अंदर जब से राम मंदिर बना है जनाब तो ये मस्जिदों के स्यापे पड़ गए हैं, और बीजेपी के अब जो माशाल्लाह गूंजी उनको कहा जा सकता है, वो कह रहे हैं कि ये जो स्लेवरी का जो ज़माना था मुगल के ज़माने में, इसमें जिस मस्जिद को बनाया गया है उसका जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए कि वहाँ पे मंदिर ढा के मस्जिदें तो नहीं बनाई गई। एक और नया स्यापा खुल गया है, ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी। आज जो है, वैसे तो इंडियन कोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं अपनी आज़ादी की वजह से, लेकिन आज इंडियन कोर्ट जो है उसने कहा है कि नहीं, ये जो ज्ञानवापी जो मॉस्क है वाराणसी के अंदर, क्योंकि ये गंगा के पास है, तो हो सकता है कि जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि मुगल्स के ज़माने में यहाँ पे कोई मंदिर हो सकता था, उसको ढा के ये 17th सेंचुरी की मस्जिद बनाई गई है। तो हिंदुओं को भी इजाज़त दी जाए कि मस्जिद के कुछ हिस्से में वो अपनी भी वर्शिप कर सकते हैं। जी खुश हो जी माजिद भाई? बहुत खुश हो, ठीक है।
ठीक है जी। तो जनाब आज ये हुआ है, आज जो है अथॉरिटीज ने कहा है जी कि ये इसके प्रॉपर अरेंजमेंट्स जो हैं विद इन 7 days किए जाएं, और ये जितने हिंदू यहाँ पे जो डिवोटीज आएंगे उनके लिए मस्जिद के अंदर एक सेक्शन बनाया जाए जहाँ पे कि वो अपनी जो है वर्शिप कर सकते हैं। ये जगह जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेट है मुसलमानों के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद जैसे कि मैंने आपको भी बताया 17th century में बनाई गई थी, और यहाँ पे बेशुमार एक बड़ी तादाद जो है मुसलमानों की आके जुमे की खास तौर पे नमाज और दूसरी नमाजें पढ़ती है। लेकिन अब जो है इसके अंदर जो है हिंदू भी आएंगे। आपको पता ही है कि 2014 से जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो हिंदू सुप्रीमेसी जो है उसके बारे में बात की जाती है। अभी जो हुआ था राम मंदिर की भी इनॉग्रेशन पे हुई थी, तो उस पर भी मोदी जी ने कहा था आज ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो ये जो है अब हिंदुस्तान के 210 मिलियन मुस्लिम्स, उनके लिए ये बड़ा ही जो है वो तकलीफ का मुकाम है कि उनकी मस्जिदें हौले 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 गिराई जाए। अब ये ज्ञानवापी है, हमने 3 दिन पहले आपको जो है सुनहरी मस्जिद का भी बताया था, सुनहरी मस्जिद का भी पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि 2-3 महीनों में, कुछ दिनों में आपको पता चले कि ये ज्ञानवापी मस्जिद भी गिराई गई है और फिर उसके बाद सुनहरी मस्जिद भी गिराई जाएगी जो कि मुगलों के ज़माने की बनी हुई है। बहरहाल जी उन्हों दा मुल्क उन्हों दी मर्जी है जी, असी की कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है जी हिंदुस्तान की, उसने आज सेंटर की गवर्नमेंट जो है बीजेपी की उसको बहुत ज़्यादा खींचा है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त जम्मू और कश्मीर को जो है वो किया गया था यूनियन टेरिटोरीज़ में, उस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा मोर्चे निकले थे तो आपको पता ही है कि इंटरनेट को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ पे एक जर्नलिस्ट थे अनुराधा भासिन, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2020 में एक प्ली डाली थी और उन्होंने कहा था कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट जो है सस्पेंडेड रहेगा, तो हमारे सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं या तो दिल्ली में है या मुंबई में है, तो हम उनको खबरें कैसे भेज सकेंगे या दुनिया को भी खबरें जो हैं कैसे दे सकेंगे। यहाँ पे जो डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट में, BR गवाई और संजय कैरोल का, उन्होंने आज कहा है सेंट्रल की गवर्नमेंट को कि आपको जब कहा गया था इस प्ली के ऊपर कि आप एक कमीशन बिठाएं और उस कमीशन के अंदर जो है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस, चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर और जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके अंदर होने चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये जो कॉन्स्टेंटली इंटरनेट के एक्सेस ना करने की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं उसकी क्या वजह है। तो उसकी रिपोर्ट आपने अभी तक क्यों नहीं दी है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो थी ये जब रूलिंग दी गई थी मई 2020 में, उसके फौरन बाद आनी चाहिए थी। और ये हम आपको जब कहते हैं कि रिपोर्ट्स लाओ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसके ऊपर सो जाना होता है या उसको कबर्ड के अंदर फेंक देना होता है, उसके ऊपर आपने अमल करना होता है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिन दिए, उन्होंने कहा जस्ट विद इन फ्यू डेज आप पूरी की पूरी ये जो है रिपोर्ट लेकर आएंगे अपनी कमेटी की, जो स्पेशल कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें कि हमने कहा था कि क्यों कंटिन्यूअसली इंटरनेट को आपने बंद रखा हुआ है और उसको रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है जम्मू एंड कश्मीर में, दिस इज स्पेसिफिक टू जम्मू एंड कश्मीर, उसके ऊपर। तो जनाब आज खिंचा है उन्होंने। हाँ जी, हैं जी, तो हूँ दसणगे, ठीक है। अच्छा जनाब आपको पता ही है कि लास्ट ईयर आई थी सलमान खान साहब की पठान और शाहरुख खान की पठान और सलमान खान की टाइगर 3, और उसके अंदर बेतहाशा आपको एक्शन नजर आया था, खास तौर पे VFX के बड़े जबरदस्त किस्म के आपको इफेक्ट्स नजर आए थे। अब यशराज फिल्म जिसने कि ये दोनों फिल्में बनाई थी, उनकी जो है YFX की डिवीजन की जो हेड हैं शेरी बारदा, उनसे आज कुछ इंटरव्यू लिए गए और उन्होंने कहा जी कि ये जो गजब के नेक्स्ट लेवल के VFX इफेक्ट्स देखे गए थे पठान और टाइगर 3 में, उसमें आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। वो कहते हैं जी कि ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता कि बस आप जो है कभी हमें नरेट कर दें स्टोरी और कहें जी कि बस ये ऐसे होना चाहिए है, ये लीनियर फैशन में नहीं हो सकता, इसको बड़ा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक एक जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर काम करना पड़ता है और बहुत ही महारत से करना पड़ता है, और ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होता। हाँ अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि जिस वक्त ये सीक्वेंसेस हम सल्लू भाई को और शाहरुख खान साहब को जब एक्सप्लेन करते थे तो वो इन तमाम एक्शन सीक्वेंसेस को इतनी आसानी से करते थे जैसे इट्स अ पीस ऑफ केक है जी, यानी इतने बड़े स्टार हैं ये। एग्जैक्टली। वो कहते हैं जी हम जो क्रिएटिव टीम है हमको उसको एग्जीक्यूट करने में बड़ा टाइम लगता था, मगर इनको जब नरेट ही किया जाता था तो इनको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती थी, इनको समझ आ जाता था कि हमने जो है ये कैसे करना है।
क्या बात है माजिद भाई, देखो जरा बड़े स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट है जी। अच्छा जनाब, जैकलिन फर्नांडिस जो है जी, उसकी बिल्कुल भी बदबख्तियां रुक नहीं रही हैं। कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर, जिसको के 2000 करोड़ के लिए खींचा जा रहा है ईडी की तरफ से, वो जो है उसके अंदर इसका नाम बार बार आता है। इसने कहा था कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर और जो ये सारी चलाई है केस, इसको स्क्वॉश किया जाए और मैं जो है, मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा था जी कि मैं बिल्कुल एक इनोसेंट विक्टिम हूं, जो इस कॉनमैन के मैलिशियस टारगेटेड अटैक के अंदर मुझे हिस्सा बनाया जा रहा है और कोई भी इस सारी चीज़ के अंदर ऐसा नहीं मिलता है, कोई भी इंडिकेशन कि मैंने इसको, ये जो लॉन्ड्री इसने मनी की थी उसमें मैं इसका हिस्सा हूं। ईडी जो है यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो कहते हैं नहीं बाजी ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपकी प्ली जो है मेंटेनेबल नहीं है। आपको जब पता था कि ये कौन मैन है, फिर भी आपने इससे गिफ्ट्स भी लिए, इससे फेवर्स भी लिए और आप इसके साथ चिपके रहे। जब आपको पता चल गया था कि ये गुंडा है तो आपने इसको क्यों नहीं छोड़ा? हैं जी, सवाल तो है, सवाल तो है। हाँ जी, है पान ये तो फिर गल है ना, ये तो फिर देखो ना खेड़न वाली अगर फंस गई है बेचारी, बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। और जनाब कुछ लोगों ने तो मुंबई में हद कर दी है। सल्लू भाई हमारे की जो है फिल्म सलमान खान फिल्म्स, उनकी तरफ से कुछ लोगों को कॉल्स भेजे हैं और उनको कहा जी कि सल्लू भाई नई फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो आप सलमान खान फिल्म्स में आओ। ठीक है जी। अब जब सल्लू भाई को ये पता चला तो सल्लू भाई तो आपको पता है वैसे ही दिमाग गर्म के लोग हैं, तो उन्होंने अब सलमान खान फिल्म्स को कहा है कि भाई आप स्टेटमेंट निकालो। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जितने फ्रॉडस्टर्स हैं उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। अभी तक हमने कोई भी फ्यूचर फिल्म्स जो हैं वो बनाने का फैसला नहीं किया है, ना ही हम उनकी कास्टिंग कर रहे हैं, ना ही हमने कोई कास्टिंग एजेंट्स हायर किए हैं। इसलिए अगर आपको कोई ईमेल्स और मैसेजेस इस तरह के मिल रहे हैं तो हम आपको वार्न कर रहे हैं, ये सारे फ्रॉड हैं। कोई सलमान खान फिल्म्स या सलमान खान का डायरेक्टली इनके साथ ताल्लुक नहीं है। सलमान खान ने अपनी ये जो फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी 2011 में बनाई थी, इसमें इनकी वालदा सलमा जो हैं उनके भी शेयर्स हैं और वो कहते हैं जी कि ये जो फिल्में प्रोड्यूस करता है सलमान खान फिल्म्स, उसका सारे का सारा पैसा जो है बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वहां के मुंबई के स्लम्स के और दूसरे बच्चे जो हैं गरीब, उनके ऊपर ये पैसा जो है वो जाता है। सल्लू भाई जो हैं 1 रुपया भी अपने पास उसमें से नहीं रखते हैं, सारा जो है बीइंग ह्यूमन को डोनेट कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी ये बेईमानी है, झूठ है, आप इस पे ना आप ज्यादा ख्याल ना करें। और जनाब क्लैश ऑफ टाइटन्स हम तो इसको कह सकते हैं होने वाला है, लेकिन क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी जो हैं कल सऊदीया में अल नसर और इंटर मिलान की तरफ से एक जो मैच हो रहा है रियाद कप, उसमें आमने सामने नजर आएंगे। इसका नाम दिया जा रहा है द लास्ट डांस, यानी कि द लास्ट डांस किस क्या होएगा, रोनाल्डो का या मेसी का? तो हम तो इसको क्लैश ऑफ टाइटन्स ही कहेंगे ना जी। तो बहरहाल जी उसके जो टिकट्स हैं वो जो है सेल पे जाना शुरू हो गए हैं। माजिद पाई यानी कि एक फुटबॉल मैच दा टिकट कितना महंगा हो सकता है, सोचो जरा, सोच के थक जाएंगे आप। जो प्लैटिनम कैटेगरी का जो सेल गया है टिकट के अंदर वो था $11,214 वो एक ही सीट है। तो जब लोगों को ये पता चला तो लोग बड़े जो है घबरा गए। उन्होंने कहा जी घबराना नहीं है, $200 के भी हैं। हाँ जी। तो तुसी $200 दी तुम्हारी औकात है, तुसी वो ले लो। ऊपर आके बैठना। हाँ बिल्कुल पीछे बिल्कुल कोने थे, जहाँ पर आपको फुटबॉल क्रिकेट की बॉल लगेगी उत्थे बैठ के तुसी देखना है। सिर्फ जो है फुटबॉल का मैच वो देख सकेगा जिसको जो $11,000 देगा, है बिल्कुल करीब था। तो लास्ट ईयर सऊदी बिजनेसमैन जो है उन्होंने बिड किया था $2.6 मिलियन ऑक्शन के अंदर और उन्होंने कहा था कि ये मैं मैच कराना चाहता हूं PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन और अल नसर के बीच में। तो ये फ्रेंडली मैच जो है ये होएगा सऊदी अरेबिया में। और कल जो है खबर है कि मेसी और उनकी टीम जो थी वो पहुंची थी, नहीं कल नहीं फ्राइडे को पहुंची थी, फिर उसके बाद वो लोग जो है प्रैक्टिस करते रहे। जिस वक्त ये लोग पहुंचे एयरपोर्ट पे तो उनका काफ़ी वेलकम किया गया। अब कल जो है इन दोनों का मैच है, यानी कि इंटर मिलान की टीम का और अल नसर का। तो अब देखेंगे अल नसर में जो है रोनाल्डो है और इंटर मिलान की टीम में मेसी है। तो अब देखेंगे क्या मैस क्रिएट होता है वहाँ पे। जी हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। It is an occasion. It is an occasion. तभी तो उसको कहा the last dance. Yeah. They want to see who amongst them is going to have the last dance. Yeah. Last man standing. है जी? Exactly. Okay जी। अच्छा जनाब, जो AFC एशियन कप
2023 कतर के अंदर चल रहा है, उसके भी बड़े जबरदस्त जो है मुकाबले चल रहे हैं। इसके अंदर जो आज मुकाबले कुछ हुए हैं उसमें जापान ने 3-1 से हराया बहरीन को और राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है, और ये मैच हो रहा था अल थुमाना स्टेडियम में दोहा में। इसके अलावा जो है अब वो यानी कि फेस कर सकता है ईरान या सीरिया में से जो भी अब जीतेगा क्वार्टर फाइनल्स में उसमें। इसके अलावा साउथ कोरिया जो है उसने 4-2 से हराया सऊदी अरेबिया को और राउंड ऑफ 16 में पहुंचा। उज्बेकिस्तान ने डिफीट किया थाईलैंड को 2-1 से और राउंड ऑफ 16 में पहुंचा एट अल जनूब स्टेडियम इन अल वक्रा कतर के अंदर। तो जनाब ये मैचेस भी बड़ा जोर पकड़ गए हैं। और जनाब फ्रेंच इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं जेरल्ड डरमेन, उनकी भी आज काफ़ी खिंचाई की गई रिपोर्टरों की। उन्होंने क्योंकि कहा कि जनाब जो पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें सिर्फ 300,000 स्पेक्टेटर्स जो हैं आ सकते हैं, जबकि पहले जो थी फ्रेंच गवर्नमेंट ने कही थी कि 6 लाख बंदा इसको देख सकता है। वो लोग जो पे करेंगे वो ये जो रिवर सीन है उसके दोनों बिल्कुल पास रेलिंग के खड़े होंगे, जहां से कि सारे जो हैं एथलीट्स परेड करके जा रहे होंगे बोट्स के अंदर, ताकि ये 6 किलोमीटर का रूट जो है तय किया जा सके। और जो कट पैसे देंगे या फ्री वाले हैं वो पीछे जाके खलोएंगे। लेकिन अब वो कहते हैं जी कि ये जो है हमने बंदे जो हैं स्पेक्टेटर्स काट दिए हैं, सिर्फ 300,000 ही उस जगह पे अलाउ किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि पेरिस के अंदर भी बहुत सारे एक तो टेररिस्ट जो हैं थ्रेट्स हैं और दूसरा वहाँ पे स्ट्राइक्स भी चल रही हैं, तो उसके रहते हुए। लेकिन जब आज रिपोर्टर्स ने पूछा तो उन्होंने इसको कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ जो है यहाँ पे हम तो कोई हजारों ही पुलिस ऑफिसर्स और इवन सोल्जर्स जो हैं फ्रेंच मिलिट्री के सोल्जर्स भी यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का कुछ मसला नहीं है। तो पायन नहीं है तो फिर कट क्यों कितने बंदे हैं जी, तो सिबारल जी बंदे कट कितने हैं, तो आज बड़ा वहाँ पे भी शोर मचा, तो पायन ने कोई जवाब नहीं देता है जी। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, लॉयर्स जो हैं ऑफ कैलगरी फ्लेम्स फॉरवर्ड डिलन ड्यूबे, फिलाडेल्फिया फ्लायर्स गोल टेंडर कॉर्ट हार्ट और न्यू जर्सीज डेविल फॉरवर्ड माइकल मैक्लियोर, डिफेंसमैन कॉल्ड फुट, इनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने कहा जी कि हाँ बिल्कुल इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको चार्ज किया गया है सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस के लिए। और इसमें आपको पता ही है ये एलिगेशंस उस वक्त आए थे जब कनाडा की 2018 की जूनियर टीम जो थी वो उसको उसके बारे में कहा गया था कि वो एक औरत के सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर लंदन ओंटारियो में इन्वॉल्व है इन अ होटल रूम इन जून 2018। उस वक्त जो है हॉकी कनाडा का गाला चल रहा था, क्योंकि ये जो प्लेयर्स थे ये जीते थे और उसमें वर्ल्ड जूनियर टूर्नामेंट के अंदर, तो ये सारा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। और ये जो 4 लड़के थे इन्होंने फिर एक लड़की ने कहा जाके शिकायत की कि उन्होंने इसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया। तो ये एलिगेशंस जो हैं वैसे प्रूव तो नहीं हुए हैं अभी तक कोर्ट में, लेकिन आज इनके लॉयर्स जो हैं उन्होंने कहा, इन लड़कों ने कहा है कि ये सारे के सारे अगेन थ्रू देयर लॉयर्स उन्होंने ये 4 प्लेयर्स ने कहा है कि हम नो नॉट गिल्टी प्लीड करेंगे। ठीक है जी पहन, हुन खुश हो तुसी? हो गया जी? हाँ जी हो गया हुन। You sure? हाँ जी हाँ जी। कोई आखिरी छोटी मोटी खबर रह गई होगी? मत भाई आज सी 31 जनवरी, आज मैं छुट्टी नहीं की थी, आज मैं आ गई हूँ, मैंने सताओ ना तुसी। हाँ आज मेरा छुट्टी का दिन था, आज मैंने बीमार होना था। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज दैट यू गिव अस। नहीं अब मैंने चेंज कर लिया, आपको और आमिर को मेरा पता चल गया है वो बात का, अब मैं महीने के मिडल में बीमार हुआ करूंगी। और बताना नहीं है कब है? बताना नहीं है मैंने, कभी भी नहीं अब बताना मैंने। अच्छी बात। हाँ जी। या कोई आपके कजन शजन आ रहे हो? हाँ बिल्कुल है ना। ओहो मैं तो ये तो आइडिया आपने मुझे अब दी है। अब अगर कोई कजन सैटरडे संडे को आएगा तो मैं मंडे को छुट्टी करूंगी। लास्ट टाइम आपने कजन वो इतना आपने मेरे कजन आ रहे हैं जी वहाँ से। हाँ वो सैटरडे संडे ही था माजिद भाई, आपने मुझे 2 दिन की छुट्टी दी थी उस वक्त। नहीं एक दिन एक्स्ट्रा दिया था आपने। अच्छा वो लास्ट ईयर। अच्छा आपको वो बात याद है लास्ट ईयर? हाँ मैं इसी भाई ये मतलब वो झूठ था। तो अभी जो लेटेस्ट जो हुआ है पिछले महीने वो झूठ था। हाँ जी हो सकता है। देखा देखो मजिद भाई, जिसकी कजन कोई पाकिस्तान से आए हुए हों मेहमान और वो आए हुए, वो भी आए हुए एक महीने एक यही ठहर गए। अक्टूबर में भी आए थे, नवंबर में भी आए थे, दिसंबर में भी आए हैं, जो दिसंबर में आए हैं वो भी ठहरे हुए हैं यहाँ पे। तो इतनी अर्जेंट छुट्टी की जरूरत नहीं थी। बाकी आगे प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला कल